अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज जी जनाब आगाज़ करेंगे। 26 अप्रैल को हमने एक वीलॉग किया था जिसमें खबर दी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ जी साहब बैरूनी दौरे पर जाएंगे। इसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जाना है और कभी इम्कान है कि मंसूर जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कायम मकाम बन जाएँ। अब मामला ये है कि ये खबर के अब हवाले से आपको मैं अपडेट दे दूँ कि 12 तारीख को जस्टिस मंसूर अली शाह रवाना हो रहे हैं और उनकी वापसी होनी है 28 तारीख को, यानी कि 28 मई को वो पाकिस्तान वापस आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 18 मई को रवाना हो रहे हैं पाकिस्तान से। सेंट्रल एशियन एक स्टेट है, गालिबन ताजिकिस्तान है कि तुर्कमानिस्तान है, उनमें से किसी एक कंट्री में जा रहे हैं जुडिशल कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि एक हफ्ते का वहाँ पे वो स्टे करेंगे और 24-25 के राउंड उनकी वापसी है। मंसूर अली शाह साहब ने 28 को आना है, तो अब एक हफ्ते के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जिसका आइंदा चंद दिन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। उस वक्त अदालत में क्या सिचुएशन होगी ये एक अलग ही मामला होगा। मुझे हंसी आई है अच्छा, वो किस असल बात पे? कि जो तजावीज़ ज़ेर गौर है ना मुख्तलिफ अदलिया मुख्तलिफ तरमीम की, हाँ। उसमें शायद जस्टिस मुनीब अख्तर की किस्मत में कायम मकाम चीफ जस्टिस ही बचा है। वो तो नहीं होगा। चले चले पर वो देखते हैं अब ये 2/3 मेजोरिटी आती है या नहीं और वो किस अंदाज में करते हैं। वैसे वो अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तर्ज के ऊपर भी कर देना तो यहाँ से ठप्पा लग ही जाना है, पहले भी लग चुके हैं। अच्छा जी, ये तो थी वो एक अपडेट जो आपके साथ शेयर किया। बातें आज के केस की जानिब जो 6 जजों ने ख़त लिखा था और आज हमारा क्योंकि एक लार्जर बेंच है उस पर वसीम मलिक साहब, कल भी इनकी काफ़ी फरमाइश आ रही थी कमेंट्स में कि इनको शामिल करें। कल तो ये आगे पीछे हो गए थे अपनी वीडियो करने, वो शामिल हैं। आज मोहतरमा मरियम नवाज़ खान भुट्टो नहीं मरियम नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं जी। हमने एक 5वीं अपनी हिलाली साहिबा भी डाली है तो इनसे भी बात करेंगे। मेरे ख्याल है आगाज़ इन्हीं से करें, बीइंग अ फीमेल पार्टिसिपेंट। मरियम, आज की हेयरिंग को आप कैसे देख रही? सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ऑर्डर ऑफ द डे है कितने दिन के बाद हेयरिंग हुई थी और अभी तक तमाम जजेस से साइन नहीं करवाए जा सके थे, कोर्ट के अंदर साइन करवाए गए और अथर मिल्ला साहब इख्तलाफी नोट देना चाह रहे थे, उनको अदालत के अंदर ही अपने हाथ से लिखना पड़ा इख्तलाफी नोट। उसके अंदर उनको ये मौका ही नहीं दिया गया कि वो बाकायदा एक डिटेल्ड अपना रीज़न ऑर्डर दे सकें। तो क्या ये जो हम अदलिया में मुदाखलत सोच रहे थे, खुद काजी साहब कहते हैं अदलिया के अंदर से भी मुदाखलत होती है, क्या ये मुदाखलत इसको तस्वुर नहीं किया जा सकता या ये एक्सीडेंटली हो गया, कोई इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं थी? मैं हम वैसे ही कोई सवाल ही उठा रहे हैं खाली या कोई मामला भी था? देखिए, पहले तो ये कि थैंक यू फॉर द स्पेशल ट्रीटमेंट, आपने मुझे पहले मौका दे दिया है। दूसरी बात ये है कि आज जब जो ऑर्डर होना था उसके ऊपर पहले तो चीफ जस्टिस ने खुद भी बड़ा ताजुब का इजहार किया, जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि ये ऑर्डर अभी तक नहीं गया और इस पर सिग्नेचर्स नहीं हुए। लेकिन जिस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये ऑर्डर शायद आज तक जारी नहीं हुआ था या उस पर दस्तखत नहीं हुए थे, वो जस्टिस अतर मनल्ला या किसी भी जज का नोट लिख देना था। और वो नोट फिर भी अदालत में लिखा गया और वो नोट कुछ उनकी तबीयत पे शायद गिरा भी गुजरा। नोट में जो कुछ भी कहा जाता रहा इससे पहले भी, जब से ये सुमोटो लिया गया है, 30 अप्रैल की समात हुई है, उससे पहले 3 अप्रैल की समात हुई है, इन दोनों समातों के ऑर्डर्स कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं। एक ऑर्डर ईद से पिछले दिन आपका आया पड़ा था, आपने उसे जारी नहीं किया, आज भी अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं किया। और फिर इस समात का ऑर्डर भी आपने, क्योंकि पिछली समात में लाइव था, आपने लिखवा दिया लेकिन जारी नहीं किया। अब वो जारी ना करने के पीछे कोई मुदाखलत है। आपको ये भी याद होगा कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो माजी में जब बंदयाल दौर या साकिब निसार दौर की बात करते हैं तो कहते हैं उस वक्त तो इंटरनली जो है वो जुडिशरी को कंट्रोल हो रहा था। ये भी बड़ी खबर होती थी, ये बेंच बना है और बेंच ऐसे बनेगा, ऐसे शामिल होंगे और ऐसे शामिल नहीं होंगे। आज आप भी बेंच में बैठ के इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि जो बेंच बना है उसके एक मेंबर को और उसके एक रुकन को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो बेंच बना था वो अवेलेबल जजेस के ऊपर बन गया था, वो आपके कंट्रोल में भी अब चीज़ नहीं रही, कमेटी बनाती है। तो आप बैठ के उस ख्वाहिश का भी इजहार कर रहे हो। तो क्या फ़र्क है उन अदवार में और आपके दौर में? मसला ये है कि जब आप इस कुर्सी पर आके बैठते हैं जिस पर आप बैठे हुए, उस पर सब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मसला मैं कहूँगी ये है कि वो हर बात को बैठ के ओपन कोर्ट के अंदर कह देते हैं, इजहार कर देते हैं अपने इमोशंस का और सभी कुछ बता देते हैं। और कुछ वैसे तो वो उनकी सेलेक्टिव अप्रोच होती है, जो बताना होता है वो बताते हैं। लेकिन आज का जो ऑर्डर था, इससे मुतालिक आपने पिछले पूरे हफ्ते में, ये अहम तरीन मामला है, आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए, आपकी तरजीह होना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। आज ओपन कोर्ट में भी पहली बार हमने बैठ के देखा कि ऑर्डर प्रिंट होके आता है, तमाम जजेस में सर्कुलेट होता है, एक जज वहीं पर बैठे बैठे अपना इजाफी नोट लिखता है। इसका मतलब है जस्टिस अतर मनल्ला पिछले पूरे हफ्ते से इस इंतज़ार में थे कि शायद ऑर्डर सामने आएगा, वो अपना इख्तलाफी नोट लिखेंगे। तो अब ये पूरी कंट्रोवर्सी का मतलब अपने ही बेंच को कंट्रोल करना नहीं है तो और क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता।
अच्छा, मरियम को तो समझ नहीं आ रहा, राय साहब से पूछते हैं। राय साहब, आपको समझ आ रहा है ये चीज़ के जो जब अतर मिनल्ला साहब अपना नोट खुद पढ़ के सुना रहे, क्योंकि हैंड रिटन था, अटॉर्नी जनरल से पढ़ा नहीं जा रही थी लैंग्वेज उनकी, उन्होंने जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उनको टोका और कहा कि जी जो बात आप लिखवा रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जवाब दे, वो पैरा 5 में लिखी है। अतर मिनल्ला साहब ने उनको तस्हीह की और कहा कि पैरा 5 में सिर्फ तजावीज़ मांगी, वह हुकूमत से जवाब नहीं मांगा गया, वो अपने नोट में दरअसल जवाब मांग रहे थे। तो पहले तो ओपन कोर्ट में जो ऑर्डर डिक्टेट किया गया तो उसमें तो ये कहा गया था कि जी हुकूमत जवाब दे। अब अतर मिल्ला साहब ने ये इंकशाफ किया कि उसमें सिर्फ तजावीज़ मांगी गई हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये जो एक ऑर्डर में आप जवाब लेते लेते हुकूमत से तजावीज़ लेने चले गए? बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़रनैन साहब, मरियम ने बात की मुदाखलत के हवाले से ना। एक तो मुझे आज तक मैं वैसे चीफ़ जस्टिस साहब की इस बात से कुछ समझ नहीं सका जो वो कहते हैं कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। और दूसरा, चीफ़ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी मैं जमहूरी जो है ना उसको रवैयों को बड़ा पसंद करता हूँ, जमहूरियत को बड़ा पसंद करता हूँ। लेकिन हजूर वाला कभी आपने आलिजा कभी आपने अपने रवैये को जांच की है, परख की है कि आपके अंदर कौन सा रवैया है? डिक्टेटरशिप वाला माइंड है आपका, और दूसरों पर जो फैसले ठोंसना और फैसले करना, ये आपका जो है, कभी उसकी भी परख कर लिया करें। सारा बेंच उनके साथ ही होता है, अकेले वो तो नहीं फैसला करता। वो बात दुरुस्त है। हर इंसान चाहता है कि यार सच जो है ना वो अपनी मर्ज़ी का वो सुनना चाहता है। और चीफ़ जस्टिस साहब का एक बड़ा मसला है, वो उनके नज़दीक सच ये है कि 7 अरब जो लोग हैं ना पूरी दुनिया के, वो सारे गलत हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ जनाब। ये बड़ा मसला उनके साथ। और जिस तरह आज उन्होंने वहाँ बैठे बैठे जस्टिस अतर मिल्ला ने नोट लिखा, फिर बात की, वो इजाफी नोट उन्हें नहीं लिखने दिया गया, टाइम ही नहीं दिया भाई कि वो इजाफी नोट लिखे। आपको पता है कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो यहाँ पर आई थी तजावीज़, तो उस वक्त बैरिस्टर इजाज़ इसहाक़ ने एक इजाफी नोट भी लिखा था, जिस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा था जी कि अटॉर्नी जनरल साहब एक इजाफी नोट है, आप उसको पढ़े ऑन रिकॉर्ड पर लाने के लिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने नहीं, उसको छोड़े जी, आप आगे चलें जनाब। ये इनका अपना खुद का रवैया है जनाब, तो दूसरों पर कहते। और आज जो कुछ हुआ यार, वैसे बड़ा अफसोसनाक है। अभी तक कोई मुझे लग नहीं रहा कि ये मामला किस करवट बैठेगा, बजाय कि उसका जस्टिस अतर मिल्ला बार बार ये कहते हैं जी कि जज को जो है उन पर तनकीद हुई। सोहेल साहब यहाँ पर मौजूद है। सोहेल साहब, आप कवल शोज़ब वाला केस आप कवर कर रहे थे ना हाई कोर्ट में, उन पर उस वक्त इतनी शदीद तनकीद हुई थी जस्टिस अतर मिल्ला पर, लेकिन उस लोग वहाँ उन्हीं की अदालत से जो उन पर तनकीद करते होते थे उन्हीं को रिलीफ देते थे। वो आज भी उन्होंने बात की कि मुझ पर तनकीद होती थी और मैं बेखौफ होकर काम करता था। यार, बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। मैं किसी पर ये नहीं कहता कि कोई बेकिरदार नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक वासिफ अली वासिफ का कौल है। हाँ, नहीं, आप यार उस बात को गलत ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। मैं ये किसी के पर ये नहीं ठप्पा लगाता कि किसी का किरदार दुरुस्त नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन ये वासिफ अली वासिफ की कोटेशन है जो मैंने नाज़रीन के लिए पेश की है। अच्छा जी, वसीम मलिक साहब, सोशल मीडिया के ऊपर आज काफ़ी नजरा गिराया हस्बे मामूल सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने, और काजी साहब ने भी कहा जी बड़ी बम्बार्टमेंट होती है। कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला और फिर उसके जवाब में काजी साहब को आपके साथ वीलॉग करना पड़ा। बात नहीं की ना सोशल मीडिया पर कब्जे। हाँ जी, वो उन्होंने कहा जी कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था, वो आके बताते थे बाहर के कोर्ट के अंदर क्या हुआ, हमने लाइव कर दिया है। चलें, हम तो झूठ बोलते थे, पूरी कौम जो क्लिप निकाल निकाल के लगा रही है, फिर उस पर आप कहते हैं बम्बार्टमेंट हो रही है। तो वसीम मलिक साहब, ये आप उस वीलॉग का हिस्सा थे, बल्कि आप भी सवालात कर रहे थे। जो एक वीलॉग यहाँ पे हुआ था, ये जो यादगार बन रही है बुनियादी हकूक़ की, तो ज़रा बताएं कि वो कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या झूठ बोला था, उसके जवाब में सच्चाई के सामने आई थी। अच्छा देखिए, सोशल मीडिया का जो मामला है ना, किसी के नज़दीक सोशल मीडिया शैतानी अमल है और किसी के नज़दीक सोशल मीडिया वबा है। तकलीफ़ सबको है, क्योंकि वहाँ पर हर शख्स बड़ी आसानी से जो हकीकत है वो बोल सकता है। आप और मैं, हम सब जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल से मुंसलिक हैं। क्या हम वो बात कर पाते हैं जो हकीकत में होती है? क्या हम वो बात कर सकते हैं जिसमें कोई हकीकत होती है? या हम सच पूरा बोल पाते हैं? तो सोशल मीडिया एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पूरा सच दिखाते हैं। और सच के बारे में ही तो कोई कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर क्या क्या के थक गया कि द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, सच आपको आज़ाद करता है। लेकिन अगर 17 सितंबर के बाद का सच, या उससे पहले का छोड़ दीजिए, 17 सितंबर 2023 से बाद का सच सामने आया, तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो आज भी कह रहे थे कि दुनिया के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सच बोलना शुरू कर दें। तो अगर उन जिस तारीख को शक है इस बात में, जिस तारीख को मैं बता रहा हूँ ना, जिस तारीख को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बतौर चीफ़ जस्टिस कलमदान संभाला था, उस तारीख के बाद का सच जिस रोज़ भी सामने आया, तो वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को शायद आज़ाद तो ना करे मगर मज़ीद कैद कर देगा। और उसकी एक छोटी सी कड़ी जो है वो फैज़ाबाद धरने कमीशन की भी हमने गुज़श्ता रोज़ जो पिछले 2 रोज़ के दरमियान ड्रामा हुआ वो भी हमने देखी है। अब आप उस इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं
बड़े लोगों को सोशल मीडिया की तकलीफ तो है, उस दिन हम भी पहुंचे, बल्कि मुझे तो आज तक वो आपको बड़े सुना बड़े आपको positive सुना term फोन में- आपको सुना फोन करके बुलाया गया था। मैं बड़े पॉजिटिव टर्म में इस बात का कन्फेस करने जा रहा हूँ, बड़े पॉजिटिव टर्म में कि मैं इस्तेमाल हुआ था उस दिन। तो मुझे इस्तेमाल किया आप गया था। इतनी 16 साल दो चीजें आप इस्तेमाल हो गई। नहीं, अब आप फख्र से कह सकते हैं कि आपके एक इंटरव्यू की वजह से जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में रूल 5 में तरमीम की तरमीम की गई है। कुछ भी कह लीजिए, वो गई है। एक मेरा जज अपनी सफाई दे हाँ, सकते हैं, चलें। तो आप मायूस ना हो, आप अच्छी जगह ही हैं। चलें, कुछ बेहतरी हुई उसमें, सुहेल रशीद साहब ने उसमें पॉजिटिव एंगल निकाल लिया। तो उस दिन भी यही मामला था कमिश्नर रावलपिंडी का। अच्छा, कमिश्नर आपको रावलपिंडी इस्तेमाल किया किसने? आ, आपको बुलाया किसने था? मुझे किसने नहीं बुलाया, मैं खुद आया। अच्छा और जब मैं यहाँ आया तो 2 हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद थे जो अच्छा, उनमें से एक साहब तो वो हैं जो आम दिनों में बड़े कम आते थे, वो सैटरडे को आए हुए थे, ये क्या चक्कर? हाँ, वो मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त था एक सहाफ़त का कुलिया बताया। हाँ। यही सवाल मैंने भी रखा था उनके सामने। तो उन्होंने कहा कि देखिए, खबर जब आपको मिलती है ना, ये फील्ड से जाकर मिलती है, तो एक सहाफ़ी को फील्ड में पहुँचना चाहिए। खासकर जब बताया कि वो आज वो खबर आ रही है। हाँ, तो फिर तो खैर वो पहुँचे और इमरान वसीम साहब और मैं तो जा ही नहीं रहे थे, क़य्यूम सिद्दीकी साहब ही हमें ले गए वहाँ पे। ओके, ठीक तो बात ख़त्म हो गई। खैर अच्छा चलिए, अब सुहेल साहब को बोलने थे, फिर वो सेकंड चलें, गिन ठीक रहे है। होते नहीं, हैं। एक बात है कि नहीं, सेकंड नहीं, वो तो मैं रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। नहीं नहीं, आज जब शुरू 10:34 का था, 11:58 शुरू में आप बोले हैं पहले, ठीक है, आप शुरू में अच्छा। बोले। बात यह है कि मैं फिर भी उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर वो ले गए थे और उन्होंने कहा था तो एक साफी के तौर पे अगर चले हाँ, गए थे, बिल्कुल। तो उस पे हम नहीं जाते, चलें उसको छोड़ें। वो अपने तो साथियों देखें, को ही टारगेट उनका करते सोर्स है, आपका सोर्स जो कोई भी आज हो हुआ सकता है और जो चीज़ हो रही है उसको देखें। टू किल द मैसेंजर, के जो पैगाम लाया उसको मारो, ये अप्रोच प्रिवेल कर रही है। और आज जो केस में सुन रहा था उसमें भी मुझे लग रहा था कि शायद अब ये अदलिया मुदाखलत का केस नहीं है, केस ये है कि एग्जिस्ट क्यों कर रहा है मीडिया या सोशल मीडिया। और केस इस तरफ जा रहा है कि जी जजेस जो है ना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया से, तो इसलिए सोशल मीडिया को बंद करो, जजों का सोशल मीडिया देखना बंद करो हजूर। ये है कोड ऑफ कंडक्ट कि वो नहीं देखेंगे। हमने जब कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की, मुझे अच्छे से याद है, जजेस ये तासुर दिया करते थे बाकायदा कि हमने अखबार नहीं पढ़ा, हमने टीवी नहीं देखा, हमें नहीं पता, सिर्फ फाइल देख रहे हैं। अब सरेआम लाइव जा रहे हैं और कह रहे होते हैं जी अच्छा जी फलां ने ब्लॉग में ये बात कर दी, सोशल मीडिया फलां ने ये कह दिया, जी कमिश्नर साहब ने ये कह दिया। बल्कि आपको दूसरी बात बात कर एक रहे हैं, और अगले मैं दिन बता कोर्ट में आपको घुरा भी जा रहा होता है, वो तो कल की केस मतलब। दूसरी बात एक और बता दूं कि जनाब अगर किसी को नहीं पता कि मीडिया कैसे ऑपरेट होता है, तो कमिश्नर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो वो उस वक्त क्या बोल रहे हैं उसको वेरीफाई करना उसी वक्त हमारा काम नहीं होता मीडिया का। इस तरह तो पॉलिटिशियन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। अभी वज़ीर दाखिला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पीटीआई के ऊपर अगर सारे इल्ज़ाम लगाते तो मैं कहूँगा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो चलाऊँगा नहीं, मुझे तो उनके हक़ाइक़ नहीं पता। उन्होंने कह दिया, दूसरा बंदा कहेगा, दोनों को मौक़िफ़ चल जाएंगे। कमिश्नर साहब बोले थे, फिर आप बोले थे, आपका मौक़िफ़ भी उन्हीं स्क्रीनों पे चल गया था। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म है, आप प्लेटफॉर्म को तोड़ दें, ठीक है जी, चूँकि हम ठीक नहीं कर रहे। एक सड़क किनारे शीशा लगा हुआ है, उसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आगे से ट्रक गुजर रहा है तो वो कहते हैं जी एक लेमोजीन दिखाओ आप इसे, वो नहीं हो सकता, जो गुजर रहा है वही नज़र आएगा। अपना चेहरा ठीक कर लें, मेरा शीशा अच्छा इख्तिलाफ है, लगेगा। मेरा आपसे इख्तिलाफ है। शीशा थोड़ा चेहरा था। मेरा इख्तिलाफ है सुहेल रशीद साहब से। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब मुमकिन है कि बड़ी दूर अंदेशी से सोशल मीडिया के पीछे पड़े हों। सोशल मीडिया ख़त्म हो जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म हो जाए, ये जो जजों के बेडरूमों में खुफिया कैमरे लगाकर वीडियो बनाई जाती है, तो फिर वो चलाएंगे कहाँ पे? जब कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो जज ब्लैकमेल रुको नहीं नायब होगा। साहब, ये जो जितना सोहेल रशीद साहब ने बात की ना, वो खाली उसी को भेजेंगे। सोहेल रशीद साहब, तो चीफ देखिए, जस्टिस आदमी साहब, इसलिए डरता है ना। यार अभी चीफ तक कौन सी जस्टिस चल साहब- गई है? चीफ वसीम साहब जस्टिस- एम इल्जाम न लगाया करें। यार चीफ जस्टिस साहब का एक मैं समझता हूँ कि मसला क्या है यार, मसला ये है कि जिस तरह उन्होंने आज कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से कहा जी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर सबूत के कर दी। ऐसे पहले मुझे आप एक बात बताइए, एक बात बताएं यार, ये फैज़ाबाद धरने पर आपने बगैर किसी के तहकीकात के बगैर कह दिया कि वो फलां 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 उसके पीछे फलां है यार, मतलब तो जब इंक्वायरी हुई तो क्या निकला फिर? अच्छा कल मुझे ट्विटर पे टैग किया है एक साहब ने, वो 2 वीडियो क्लिप्स थे। एक था गालिबन 29 या 30 अप्रैल का, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब कह रहे थे हमने लिख कर दिया है कि पीछे फैज़ हमीद था। हाँ जी। फिर कल वाले का भी क्लिप उन्होंने लगाया गया कि फैसले में तो कोई नहीं फैज़ हमीद का नाम नहीं लिखा, तो कमीशन ने क्यों उनको नाम ले लेके बरी किया है? तो ये इस किस्म की तदाद भी सामने आते हैं। मरियम, आप कैसे देख रही हैं इस मामले को? देखें, कमेंट तो आपने ये तो कर दिया, अब आपको जजेस वाले मामले का फ्यूचर क्या नजर है? पहले 1 महीना समाअत अर्जन रही, अब फिर मामला खुटे लेना, क्योंकि काजी साहब ने भी बाहर चले जाना है, मंसूर अली शाह साहब ने भी चले जाना है। अगले महीने समाअत हो सकती है, उसमें फिर छुट्टियां आ जानी है, छुट्टियों के बाद फिर काजी साहब का टाइम थोड़ा रह जाना है, तो चीज़ आपको कंक्लूड होती नजर आ रही है? देखिए, कंक्लूड तो हो जाएगा और इसी दौर में हो जाएगा। जल्दी इसलिए नहीं होगा कि पहले भी मामले का जहर निकाला गया। 1 अप्रैल को सुमोटो हुआ, 3 को समाअत हुई, 30 तक एडजर्न हुई, फिर दोबारा 1 हफ्ता और अब
तकरीबन 1 माह तक जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जजेस की अवेलेबिलिटी पर है। तो कोशिश मुकम्मल की जा रही है कि मामले के अंदर से जहर या उसकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सतह पर बात कर लें तो जिन जजों ने ख़त लिखा था, अब हमने आज वो भी देखा कि उन्होंने अपनी इदारा जाती कार्रवाई शुरू भी कर ली है जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ मुहिम साजों वाले मामले पर। अब इस केस से निकल ये सकता है कि बहुत हुआ सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी कि ये सारे प्रपोजल्स हमारे सामने आए हैं, हाई कोर्ट्स अपने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अमेंड कर लें, उसमें ये गाइडलाइंस दे देंगे। और अगर बार काउंसिल्स की बात मान के कोई जुडिशल कमीशन बनाने की बात होती है, जिस तरफ काजी साहब नहीं जा रहे हैं और एक अरसे से कह रहे हैं भाई क्या होता है जुडिशल कमिशन का तो कुछ होता ही नहीं है, JITs तो एग्जैक्टली JITs तो होते ही नहीं है, तो उस तरफ वो जाते दिखाई नहीं दे रहे। इंक्वायरी कमीशन के साथ जो हुआ वो हमने देख लिया, फिर इंक्वायरी कमीशन का जो नतीजा निकलता है वो भी हमने गुज़िश्ता रोज़ फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन का देख लिया। तो बाकी ये सिर्फ एक ख़त जो था, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक पहला जजेस की जानिब से लिखा गया मुतफ़िक़ा ख़त था। उसके अलावा ये कि एग्जेक्टिव की अदलिया के अंदर मुदाखलत साबित हुई है इस ख़त से, लेकिन आगे क्या होना है वो किसी को नहीं पता। ऊपर से आज ये भी कह दिया गया बग़ैर सबूतों के इल्ज़ाम नहीं लगाएं, तो ये महज इल्ज़ाम नहीं था। जस्टिस अतर मिनल्ला पहली समात से अब तक कह रहे हैं कि आपके जजेस कह रहे हैं, तो फिर जज इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा। और उसके अलावा ये भी पिछली समात के ऊपर तजवीज़ दी गई थी कि आप जजेस को कम अज़ कम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में इतनी लेवरेज तो दें कि उनके जो कही गई बातें हैं उन पर उनको डायरेक्टली प्रोसिक्यूट करने के बजाय जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनसे पूछा जाए, फिर हक़ाइक़ सामने ना आए और गाइडलाइंस उस तरह से सेटल की जाए। लेकिन नहीं लगता कि मामला उस तरफ जाएगा। किसी भी ऐसी तरफ जाता, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा की सरबराही में बेंच का मामला नहीं लगता कि जहाँ पर एग्जेक्टिव को कटहरे में खड़ा किया जाए और उनसे जवाबदेही हो, बल्कि लगता यही है कि जिस तरीके से लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं, मामले की इंटेंसिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है बस। ये वसीम, आपको लगता है कि ये इतना आगे लटका दिया जाए कि मामला ये इस हद तक ले जाया जा रहा है कि वो जज अपना ख़त ही वापस ले लें? नहीं, देखिए उन जजेस ने अगर ख़त लिखा है तो बड़ा सोच समझ के लिखा है, वो उसके कंसिक्वेंसेस को भी बर्दाश्त करने के लिए मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार है। और मुमकिन है कि वो शायद यहाँ तक ना रुकें, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसे अल्तवा का शिकार किया जाता है तो वो मज़ीद कुछ कदम आगे बढ़ें। मगर यहाँ पर आप देखिए कि मुझे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा जैसे मरीम कह रही हैं कि उनके होते हुए ऐसा कुछ इसमें से निकलता दिखाई नहीं दे रहा, मगर इस मामले में मट्टी भी नहीं डाली जा सकती। बेंच की जो साख्त है और बेंच में जो शख्स एक बैठा है और जो एक छुप क्यों जाते हैं? यार ये सुहेल रशीद साहब मेरे आगे आ जाते हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो जो बेंच की साख्त है और बेंच में जो अरकान बैठे हैं, और उनमें से ही एक का सबसे बड़ा क्रेडिट है कि वो मामले को 25 मार्च से आज तक इस सूरत हाल तक लाए हैं, वरना मट्टी पाओ प्रोग्राम तो पहले था। मंसूर साहब का भी मट्टी पाओ प्रोग्राम था, उन्होंने पहले 3-4 दिन बड़ा खुल खुलाकर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा से मिलके, वज़ीर आज़म से मिलके, और वो जो कमीशन बनवाया गया था तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला का किरदार है। और उन्होंने जिस तरह इस मामले को दबने नहीं दिया, जिस तरह इस मामले को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा साहब टैकल करना चाहते थे वैसे नहीं करने दिया। तो बिल्कुल 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 फुल कोर्ट के इजलास में भी यही जजेस थे जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा की मुखालफत की थी। तो जब ये केस लगा करेगा, एक्सपोज तो हुआ करेंगे। और ये वो अब जजेस का जो ख़त है ना, ये 3 फ़रीक़ैन के लिए गले की हड्डी बन रहा है, जो ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। जिसमें जो मेन फ़रीक है वो एग्जेक्टिव है हमारी, और उसमें भी मैं खुलकर नाम लेता हूँ, हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, खुफिया एजेंसियाँ हैं, हुकूमत है, और फिर जो तीसरे फ़रीक हैं वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा साहब। जनाब, मैं जज वीडियो स्कैंडल को बड़ा करीब से कवर कर चुका हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि कोई भी चीज़ गले की हड्डी नहीं होती। उसको उस वक्त तक ना निकालना होता है, ना चबाना होता है, ना निगलना होता है, कि जब तक कि उसकी खबर ही ख़त्म ना हो जाए, और उसके बाद वो मक्खन से बाल की तरह निकल जाती है। देखिए इंटेंसिटी ज़्यादा है। जज वीडियो स्कैंडल आपने कवर किया, वो शायद एक जज के ऊपर मुश्तमिल कोई मामला था जो एक सियासतदान या एक पार्टी के, वो तो अभी स्कैंडल निकलना है किसी वक्त में ना। चलें जब एक जज अब कैसे अब था? इस वक्त एक असल जज मसला तक क्या है, इस बात ही वक्त नहीं है। पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी इस वक्त एक साइड पर खड़ी है, और हमारे चीफ जस्टिस साहब इस वक्त एक साइड पर खड़े हैं। जब मैं काफ़ी देर कोर्ट के जजेस और मतलब पूरी जुडिशरी, लोअर कोर्ट के अच्छा, जज वीडियो स्कैंडल से एक बात याद आई, मैं आपको ना अच्छा, खबर मैं देता काफ़ी देर से सोच रहा था, और आज सुहेल साहब को टोका नहीं रहा साहब ने, तो वो नहीं मैं क्योंकि वो अच्छा, आपने गालबन ये अरशद मामला मलिक रुकेगा का नहीं, ये मामला बनते कि अंजाम उसको तक डिस्कस पहुंचे। किया। जज वीडियो स्कैंडल का असल आगाज़ जो है ना, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसके बाद से होता है। अच्छा, मैं आपको एक और खबर लोग बताता जानते हैं हूँ, उससे पहले के स्कैंडल उसके बाद है। एक और भी खबर बताता हूँ आपको। इमरान खान को सज़ा अब तक सुनाने वाले एक जज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के हमरा इमरान खान को एक पैगाम पहुँचवाया है। अच्छा, और उस जज के अल्फाज ये थे
कि उसकी कन पट्टी पर बंदूक रखकर मेरे खिलाफ ये आपके खिलाफ ये फैसला लिखवाया और गया। ये यानी कि इमरान खान जज साहब ने खुद टाक को में किसी में कह हाँ, भी दिया। और ये तो यानी कि मुमकिन- जज खुद को क्लियर कर रहा है इमरान खान के सामने। अब इसमें भी सबसे अहम बात ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी समझदार है जितना मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह का एक वीडियो बनाकर उनकी और बाद में उसे इस्तेमाल किया। तो क्या अब ये भी देखना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बिलखसूस इमरान खान साहब हैं उन्हें भी एक नए अरशद मलिक की सूरत में कोई जज मिल चुका है। और भी एक अहम बात, एक और भी सज़ा सुनाने वाले जज सुहेल रशीद साहब आप बेहतर जानते होंगे, वो कुछ दिनों की तातीलात के लिए मुल्क से बाहर थे, अब वो वापस नहीं आने लगे, वो वहाँ पर सेटल हो चुके हैं। ओके, सेटल हो चुके हैं। देखते हैं जी अब मामला किस तरफ आगे बढ़ता है। बहरहाल मुझे तो ये जजेस वाला मामला, इसमें कोई बड़ी आउटपुट या फैसले में कोई बड़ी खबर मुझे तो एटलीस्ट नज़र नहीं आ रही। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये इस फैसले में सिर्फ तजावीज़ आएंगी और उसके ऊपर सिर्फ एक फैसला आएगा। 184(3) में आप देखें तहकीकात का चैप्टर क्लोज हो चुका है, तहकीकात नहीं हो रही। अब सिर्फ एक लाएमल निकाला जाना है कि आगे कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है। एक जजमेंट आ जाएगी और उसकी रोशनी में फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी दिन एक एलामिया भेज देगी जी कि हमने फलां रूलमेंट कर दिया और आइंदा ये होगा। बस एक कहानी है, ख़त्म हो जाएगी। बस कहानी है, ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो खुद एक्शन लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि अब उन्होंने लेना शुरू कर दिया तो हो सकता है वो इस मामले के ऊपर भी एक्शन अगर ले लें तो मेरा ख्याल है फिर ये सो मोटो यहाँ से इंफ्रक्शस हो जाएगा। तो बेहतर है कि वो खुद ही कुछ कर लें। तो यहाँ से तो क्योंकि गाइडलाइंस ही आनी है। आज के लिए इतना ही, और जो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये लार्जर बेंच की 5 रुकनी लार्जर बेंच की डिस्कशन आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे और कल भी बेंच में कुछ मज़ीद एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।